हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी आराध्या बुक से पढ़ेंगे पाठ 9 बेपेंदी का लोटा। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए, आराध्या हिंदी बुक, और फिर ओपन करिए पेज नंबर 45 और पढ़ते हैं बेपेंदी का लोटा। बच्चों, बेपेंदी का लोटा का मतलब हुआ जिस लोटे का कोई नीचे पेंदी नहीं होता है। जब उसका वो नहीं होता है तो लोटा कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है ना, वो गोल सा रहता है नीचे से, तो इसलिए कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, उसको कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। जैसे कि वो सबकी बातों में कहता है हाँ हाँ ये भी सही है, हाँ अगर कोई अगला बोलेगा कि ये ऐसे होना चाहिए तो उसमें भी बोलेगा हाँ ये भी सही है। तो उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता है, वो सबकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो इसी को कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। और बच्चों देखते हैं इस कहानी में कौन है बेपेंदी का लोटा। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने मिर्जापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा है? बच्चों आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ बिना पेंदी का लोटा होता है जो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है ना। तो लिखा है आपने मिर्जापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा है? वह तनिक सा हिलते ही चाहे जिधर लुढ़क जाया करता है। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बात बदलते रहते हैं, आज एक बात कल दूसरी बात। ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है ना बच्चों। देखिए इसमें कहा जा रहा है ना, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है वो सबकी बातों में हाँ मिलाते हैं। इसी प्रकार एक कथा प्रचलित है। अब देखिए एक कहानी है इसी बेपेंदी के लोटे के ऊपर। एक राजा था, उसका एक मुंह लगा मंत्री था। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी करता। मतलब चाटुकारी का मतलब जानते हैं ना, हाँ में हाँ मिलाना। कहा जाता है ना चाटुकारी करते हैं जो लोग, हाँ में हाँ मिलाता था। तो वह राजा की हाँ में हाँ और ना में ना किया करता था। अगर राजा कहता ये हाँ तो बोलता था हाँ, अगर राजा किसी बात को कहता था ना, गलत कहता तो वो भी कहता था हाँ गलत है ना। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। मंत्री भी राजा के पीछे पीछे था। राजा पेड़ की छांव में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। मंत्री भी खड़ा होकर उसी प्रकार सोचने लगा। राजा, मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया। सारा जीवन मतलब यूं ही समाप्त हो गया। अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त कर लिया जाए। अब कुछ धर्म प्राप्त कर लिया जाए। क्यों ना कल गंगा स्नान के लिए चले? मंत्री कहता है वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वज बच्चों जानते हैं ना, जो हम लोगों के पहले दादा, उनके भी दादा, इस तरह से दादा पर दादा, इनको कहा जाता है पूर्वज। तो कहता है आपके पूर्वज तो वर्ष में कई कई बार गंगा स्नान किया करते थे, अवश्य चला जाए। तो राजा कहता है तो मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री बोलता मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा है। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त निकल गया, मतलब कि महाराज ने कहा चलने के लिए तो बस मुहूर्त बन गया, अब चलते हैं। तो राजा कहता है पेज टर्न करिए बच्चों आप। तो राजा कहता मंत्री जी सवारी का प्रबंध कीजिए। प्रबंध मतलब इंतजाम कीजिए। तो किससे चलेंगे हम लोग? मंत्री कहता हाँ महाराज, गंगा जी बहुत दूर है, सवारी तो चाहिए ही। बताइए महाराज कौन सी सवारी पसंद है? तो राजा बोलते हैं कौन सी सवारी ठीक रहेगी, वो मंत्री से ही पूछते। तो मंत्री कहता सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो। तो राजा बोलते मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? तो मंत्री कहता महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम, मतलब बहुत अच्छी बात है। वाह, महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की है। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है।
शान से चलता हाथी क्या कभी किसी की परवाह करता है? बिल्कुल राजसी चाल, राजा की सवारी तो बस हाथी ही, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और हौदा कसा हाथी। मतलब अनुचरों की, नौकरों की भीड़ और हाथी साथ में। तो हौदा कसा हुआ मतलब कि ऊपर से बच्चों देखे ना, उसके ऊपर ऐसे बना रहता है जिसके अंदर बैठा जाता है, हौदा कसा हुआ हाथी। तो राजा बोलते, परंतु मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुंचेगा। तो मंत्री अब यहाँ भी बदल जाता है, बोलता, बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। अभी कह रहा था कि हाथी की सवारी अच्छी है, अब कह रहा है बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हाथी से अधिक सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। तो राजा बोलते, मंत्री जी कहिए ऊंट कैसा रहेगा? मंत्री कहता, ऊंट ऊंट तो उत्तम सवारी है महाराज। रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिल घंटों में नाप देता है। मतलब जल्दी से सवारी, जो ये ऊंट है वो जल्दी, जो मंजिल है वो जल्दी से वहां पहुंचा देता है। उसके ये कहने का मतलब था मंत्री के। तो राजा बोलते, परंतु मंत्री जी, यह भी तो कई दिनों का खटराग है, मतलब परेशानी है, यह भी कई दिनों की परेशानी है। चलते हुए ऊंट इतना हिलता है कि हमारी कमर टूट जाएगी और खूबड़ निकल आएगा। तो बोलता है, अब मंत्री यहाँ भी बदल जाता है, बोलता, महाराज ऊंट की भी कोई सवारी है, न चाल न जाति। मैं तो गधे और ऊंट में कोई भेद नहीं मानता, देखने में भी कितना भद्दा लगता है, भला ये भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है? राजा बोलता है, मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है? तो मंत्री कहता है, हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं। सरपट दौड़ा चला जाता है, वीरों की सवारी है। जहाँ चाहे रुकिए, जब चलिए, जब चाहे चलिए, ना कोई सामान, ना व्यर्थ का झंझट। मतलब घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो कहता, अब ये सवारी अच्छी रहेगी। अब बच्चों देखिए, राजा को कौन सी सवारी पसंद आती है? तो राजा बोलता है, मंत्री जी एक झंझट है, घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि गंगा यात्रा है तो घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल में घोड़े पर यात्रा, और वह भी कायदे से बैठकर, ना ना ना। तो अब मंत्री क्या कहता है, सो तो है महाराज, काठ काठ मतलब लकड़ी और काठी, भला कैसा आराम। अब कहता है कि अब घोड़े पर भी आपको आराम नहीं मिलेगा, उसे भी गलत कहता है। ऊपर से धूप, धूल और वर्षा का भी बचाव नहीं, जाने कब खाई खंदक में फेंक दे। राजा बोलता है, मंत्री जी जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता, गंगा की बात रहने दे। राजा उठकर चल देता है। मंत्री भी राजा के पीछे चलते हुए कहता है, यह ठीक रहेगा महाराज, जब भीतर ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। कहा भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब देखिए यहाँ पे मंत्री, राजा ने अगर कहा हाँ तो बोलता है हाँ, और राजा को जो चीज़ पसंद नहीं आती तो उसमें वो कहता हाँ नहीं, ये चीज़ गलत है। तो बच्चों इसी को कहते हैं बेपेंदी का लोटा, क्योंकि इसका कोई सिद्धांत नहीं। बच्चों अब ये देखिए, यहाँ पे जो शब्द अर्थ है इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा। शब्द अर्थ को कॉपी में लिखेंगे, और ये प्रश्न प्रहर में जो रिक्त स्थान है उसको भरना है आपको। फिर सही कथन के सामने सही गलत का निशान भी आप ही को लगाना है, ये क्योंकि आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो ये आपको करना आना चाहिए। फिर है ग, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो ये चीज़ भी आप कर लीजिएगा। जैसे इसमें पहला है, देखिए, सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं। नहीं, तब तो वो सिद्धांतहीन कहलाएंगे ही नहीं।
सिद्धांतहीन, जिनका कोई सिद्धांत नहीं, जैसे कि बेपेंदी का लोटा, तो वो अवसर देखकर टिकते हैं। ये वाला होगा सेकेंड ब, अवसर देख करके टिकते हैं। अब दूसरा है राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय लेता था, नहीं, सही निर्णय नहीं ले पाता था, ये होगा। हाथी की सवारी को मंत्री ने किसकी बताई? हाथी को सवारी, हाथी की जो सवारी है, मंत्री ने उसे क्या कहा? उसे कहा चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया ना। फिर उसके बाद चौथा है मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया? तो उन्होंने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया? यही बताया ना, यही बोला, राजा की इच्छा। जब आपकी इच्छा, तो फिर वही समय है मुहूर्त का। फिर अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया? यही कि गंगा स्नान ना करने का, कि अगले वर्ष गंगा स्नान करने का उन्होंने क्या निर्णय लिया? राजा ने क्या कहा कि गंगा स्नान रहने देते हैं। क्यों उन्होंने गंगा स्नान करने का विचार छोड़ दिया? क्यों बच्चों, यही था ना, आपने कहानी जो पढ़ी है उसमें यही है कि राजा ने क्या निर्णय लिया? राजा ने गंगा स्नान न करने का निर्णय लिया। अब जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैं आपको करके दूंगी। फिर इधर देखिए भाषा बोध। भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो आपको इसके लिंग बदलने हैं। लिंग, लिंग क्या होता है? लिंग वही होता है जिससे हमें किसी पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है। राजा, रानी, लुटिया, लोटा, ऊंट, ऊंटनी, स्त्री, पुरुष, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, श्रीमान, श्रीमती और बंदर, बंदरिया। फिर निर्देशित पद पर गोला खींचिए। जैसे कि विशेषण बताना आपको, इस वाक्य में विशेषण, मिर्जापुर थोड़ी दूर है। तो बच्चों इसमें थोड़ी, देखिए दूरी का ये बता रहा है ना, दूर, थोड़ी दूर है, तो इसमें थोड़ी पर आप गोला करेंगे क्योंकि ये विशेषण है। और सर्वनाम बताना है। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो मैं सोना उगाने की कला जानता हूँ, इसमें मैं हो जाएगा। विशेषण फिर बताना नेक्स्ट में, हाथी जैसा सुस्त जानवर कोई, तो इसमें सुस्त, सुस्त होगा विशेषण, क्योंकि ये जानवर की विशेषता बता रहा है ना। फिर सर्वनाम पूछा है, वह राजा की हाँ में हाँ करता था, तो वह हो जाएगा ना, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो वह, ये हो गया सर्वनाम। बच्चों नीचे अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम होता है उल्टा, पुण्य का पाप, प्रशंसा का बुराई। पुण्य का पाप हो जाएगा और प्रशंसा का बुराई। आनंद का, आनंद होता है खुश, तो आनंद का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, आनंद का दुख। शुभ का अशुभ। अब इधर नीचे देखिए, जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का जो अंश होता है, शब्दांश शब्द का अंश। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे, कोई अंश शब्द के होते हैं बच्चों, उसे शब्द के पीछे लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मनुष्य लिखा हुआ है ना, मनुष्य एक शब्द है। अब इसमें एक शब्दांश, छोटा सा शब्द का अंश जोड़ दिया गया, जैसे कि प्रत्यय में देखिए ता, इसे प्रत्यय बोलते हैं, जो शब्द के अंत में लगा दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि एक नया शब्द बन जाता है। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य आदमी को कहते हैं, उसमें ता लगा दिया, मनुष्यता, ये एक गुण हो गया ना, मनुष्य आदमी, और मनुष्यता, मनुष्यता एक गुण हो गया। फिर मानव, उसमें भी ता लगा दिया, मानवता। देवता, देवता, देव आधा ता व, देवत्व, देवत्व। फिर पढ़ है,
पढ़, पढ़ एक क्रिया है पढ़, और इसी में आई लगा दिया पढ़ाई, पढ़ाई तो हो गया ये पढ़ाई क्या हो गया, संज्ञा हो गया ना। तो देखिए एक दूसरा शब्द बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये कर लीजिएगा, मैं प्रश्न उत्तर आपको करके बताऊंगी। ओके।